तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में पढ़ा था, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ जो छूट गई थी उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो पहला चीज़ उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है जो एट हायर स्केल या एट मैक्रोस्कोपिक स्केल व्हाई वी नेग्लेक्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैक्रोस्कोपिक स्केल पर, बड़े स्केल पर में हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को नेग्लेक्ट करते हैं, ऐसा क्यों? सिंपल ऑब्जर्वेशन है, समझिए। 55 kg का सपोज कीजिए एक गेहूं का बोरा है, उसको आप तराजू पर में चढ़ा दिए, 55 kg वजन दे रहा है। उसमें से अगर आप 2, 4, 5 गेहूं का दाना अगर निकाल लेते हैं तो उसके वजन में जो परिवर्तन होगा वह ऑब्जर्वेबल नहीं होगा, आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक कूलम्ब चार्ज, हमने कहा मैक्रोस्कोपिक। देखिए दो टर्म है, वो है माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक हो गया बिग लेवल। एक कूलम्ब केवल चार्ज आप लीजिए तो इसमें 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बहुत बड़ा चार्ज, ये बहुत बड़ी संख्या हो गई। तो इसमें अगर आप 1-2 इलेक्ट्रॉन डाल दें या निकाल लें तो क्वांटाइजेशन ऑफ ये जो है चेंज इन चार्ज, कितना चार्ज परिवर्तन हुआ, यह आपको नज़र नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल पर में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को नेग्लेक्ट करते हैं और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज लेते हैं। तो पहले व्हाई क्वेश्चन एट मैक्रोस्कोपिक लेवल व्हाई वी नेग्लेक्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर बोर्ड पे नहीं दिख रहा हो तो क्वेश्चन लिख लीजिए, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल व्हाई वी नेग्लेक्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसका आंसर एट मैक्रोस्कोपिक लेवल if we add or remove few number of electrons, the change in charge it is not observable. So we neglect quantization of charge. So we neglect quantization of charge and we consider, अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को नेग्लेक्ट करते हैं तो क्या कंसीडर करते हैं? तो वी कंसीडर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड वी consider continuous distribution of charge। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा इसको। तो ये हो गया व्हाई डू वी नेग्लेक्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आइए, हमने कहा कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को नेग्लेक्ट करके क्या लेते हैं? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन? पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हुआ? अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट
length is called linear charge density. Amount of charge per unit length, तो लैम्डा इजकल टू हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज Q अपॉन पर यूनिट लेंथ L. इसका SI यूनिट चार्ज का क्या हो गया, कूलम्ब अपॉन लेंथ का मीटर, दैट इज कूलम्ब पर मीटर. दूसरा देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका सिग्मा से डिनोट करते हैं. तो सर्व नाम से ही स्पष्ट है, सरफेस मीन्स क्या, एरिया. तो अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो सिग्मा बराबर सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर अमाउंट ऑफ चार्ज Q अपॉन पर यूनिट एरिया A, Q बाई A. तो इसका SI यूनिट हो जाएगा क्या, चार्ज का कूलम्ब अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर, दैट इज कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर. ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी. अब आइए तीसरा, तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तीसरा क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. इसको रो से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ये होता है अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज Q अपॉन वॉल्यूम. इसका SI यूनिट होगा, Q का क्या हो गया, कूलम्ब अपॉन V का हो गया मीटर Q, दैट इज कूलम्ब पर मीटर Q. यही हो गया इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. चलिए अब आगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ रहे थे. एक्चुअली गॉस लॉ के एप्लीकेशन से पहले मुझे ये पढ़ाना था, लेकिन ये ब्रेन से स्लिप हो गया, यह मैं आपको नहीं पढ़ा पाया, तो ये अभी समझा दिए हैं. अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में दो एप्लीकेशन हमने पढ़ लिया था. एक एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट. अब तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के कारण. यह एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का ही पार्ट. यह टॉपिक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल. अब देखिए, बस पिछले वीडियो में जैसा कि बतलाया था, स्टेप केवल आपको याद रखना है. यह एक हमने स्फेरिकल सेल ले लिया. सपोज कीजिए इस पर में चार्ज Q है, इसके कारण हमें ये हो गया सेंटर, इसका रेडियस कैपिटल R हो गया, और यहाँ से स्मॉल r दूरी पर में हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड. यह स्मॉल r डिस्टेंस जो है ये कहीं भी हो सकता है, आउटसाइड द सेल, एट द सरफेस ऑफ द सेल, इनसाइड द सेल. तो हम हर एक केस के लिए निकालेंगे. अब देखिए, अभी हमने लिया है फर्स्ट केस, r इज आउटसाइड द सेल. तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं हम लोग, गॉसियन सरफेस बनाते हैं. या हमने गॉसियन सरफेस बनाया.
गॉसियन सरफेस पर में क्या करते हैं, कोई एरिया एलिमेंट लेते हैं। यहाँ पे हमने एरिया एलिमेंट ले लिया। अब एरिया एलिमेंट ले लिया तो इसके एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर, ये ds, और स्फेरिकल सेल के ऊपर में है तो इसके कारण चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन ये होगा। अब देखिए पहले लिख देते हैं 2-4 लाइन। लेट अस कंसीडर अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R having charge Q. We have to find electric field at a distance R from the center of the shell. For it we draw a Gaussian surface which is spherical in shape of radius small r. At Gaussian surface, since E and ds are in same direction, so थीटा इजकल टू 0 डिग्री। देखिए गॉसियन सरफेस पर किसी भी बिंदु पे आप यहीं पे ले लीजिए एरिया एलिमेंट, तो एरिया एलिमेंट इसका डायरेक्शन इधर और चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर सेम डायरेक्शन में होगा। ई और डी एस किसी जिस बिंदु पे लेंगे उसी बिंदु पर में ई और डी एस सेम डायरेक्शन में, और जब सेम डायरेक्शन में हो तो थीटा इजकल टू 0 डिग्री। तो फ्लक्स फाई इजकल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इजकल टू इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा इजकल टू इंटीग्रेशन ई डी एस और कॉस 0 इजकल टू 1 दैट इज इंटीग्रेशन ई डी एस। अब गॉसियन सरफेस के डिफिनीशन से ही हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट ऑन गॉसियन सरफेस, इसीलिए ई को बाहर निकाल लेते हैं, ई इंटीग्रेशन डी एस या फाई इजकल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इजकल टू फाई इजकल टू ई डॉट ई बाहर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर मैं ये जो हमने यहाँ पर जो लिखा है ई इंटीग्रेशन डी एस, तो ई और डी एस स्मॉल एलिमेंट का एरिया है, इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो होल स्फेयर का एरिया आएगा, और होल स्फेयर का एरिया कितना 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ द स्फेयर। तो यहाँ पर मैं रेडियस ऑफ द स्फेयर गॉसियन ये सरफेस जो ड्रॉ किए हैं इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 कहिए। अब केस 1 व्हेन स्मॉल r is greater than capital R. Small r is greater than capital R. What does it means? It means that point is away from the sphere, spherical shell, outside the spherical shell. The point is outside the, मतलब इस यह जो spherical shell है इसके outside में है। तो क्या हो जाएगा, अब ये तो फाई इजकल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हर एक केस के लिए हुआ। अब यहाँ पर मैं यूजिंग गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं, तो गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको कहिए इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
एक इक्वेशन 1 और 2 से अब ऊपर से मिटाते हैं। इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट भी। चलिए, तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाता है, तो e इंटू 4πr²। फाई इजकल टू ये है, यहाँ पर भी फाई इजकल टू ये है, q अपॉन एप्सिलॉन नोट, या e इजकल टू 1/4πε0 q अपॉन r²। जिस प्रकार एक पॉइंट चार्ज के कारण आया था, ठीक उसी प्रकार। सेकेंड केस देखिए, केस 2, इफ स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, मीन्स द पॉइंट इज एट द सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल सेल। यह पॉइंट जो हमने लिया है यह स्फेरिकल सेल के सरफेस पे है, तभी स्मॉल r इजकल टू कैपिटल R होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए यही इस सरफेस पे ही गॉसियन सरफेस ड्रॉ होगा, इस सरफेस पे भी। तो यहाँ पर मैं कैपिटल R के स्मॉल r के बदले में कैपिटल R रखेंगे, तब E इजकल टू हो जाएगा 1/4πε0 q बाई कैपिटल R²। एंड इफ द पॉइंट इज इनसाइड द स्फेरिकल सेल, केस 3 में देखिए, इफ R इज लेस देन कैपिटल R, मतलब कहीं पर में ये पॉइंट है, तभी स्मॉल r इजकल टू स्मॉल r है, सेंटर से इसकी दूरी स्मॉल r। तो यह अगर स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो ये पॉइंट इनसाइड में है। तो यहाँ पर में हम लोग गॉसियन सरफेस ये ड्रॉ करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इक्वेशन 1 है फाई इजकल टू e इंटू 4πr², इसको मिटाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर में फ्रॉम गॉस लॉ फाई इजकल टू q अपॉन एप्सिलॉन नोट, और q यहाँ पर में देखिए, q तो इसके सरफेस पे है, इस पर में है चार्ज, ये q चार्ज सरफेस पर। यह जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, इसके अंदर में चार्ज क्या है, 0, तो बराबर 0 अपॉन एप्सिलॉन नोट बराबर 0। तब इसको कह दीजिए इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, 1 हमारा क्या था, फाई इजकल टू e इंटू 4πr²। फर्स्ट इक्वेशन था हमारा फाई इजकल टू e इंटू 4πr², और यहाँ पर में फाई इजकल टू कितना आया, तो 0। तो ये हो जाएगा e इंटू 4πr² इजकल टू 0, या e इजकल टू 0 अपॉन 4πr², दैट इज इक्वल टू 0, या e इजकल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू 0। तो इनसाइड अ सेल, इनसाइड अ स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन यहाँ समाप्त हुआ, और इलेक्ट्रोस्टैट का फर्स्ट चैप्टर जो है, 2 चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट में, तो इलेक्ट्रोस्टैट का फर्स्ट चैप्टर समाप्त हुआ। तो अब अगले वीडियोज में हम लोग ऑल द पॉसिबल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इस पर में बारी बारी से हम लोग अब न्यूमेरिकल देखेंगे। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो, एक भी अक्षर सीखने को मिल रहा हो, तो गुरु दक्षिणा के तौर पर ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथ में लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।